गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, जय हिंद सभी को। कैसे हैं सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और कल मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए डीपीपी प्रोवाइड करी थी, और वो डीपीपी आप लोगों ने सॉल्व की होगी। उम्मीद करता हूँ आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को टैकल कर लिया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो फिर आप इंतजार करिए प्रैक्टिस क्लास का। तो प्रैक्टिस क्लास के अंदर वो डीपीपी को मैं कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने लगा लिए होंगे, ठीक है बेटा। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सर्दी है, बाकी ओके, इट्स ओके। चलो स्टार्ट किया जाए आगे का सेशन। बताइए बेटा, आगे का सेशन स्टार्ट किया जाए। जल्दी बोलो, फास्ट। बताओ भाई। स्टार्ट करें? चलो चलो, एक 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 लाइन है तुम लोगों के लिए, वो मैं बोल देता हूँ और उसे ध्यान से सुनना। कि अपने सपने अपने सपने तुम स्वयं चुनो, बुन लो विश्वास की डोरी। अपने सपने तुम स्वयं चुनो, बुन लो विश्वास की डोरी। तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। आरंभ आज से नवयुग का, आरंभ आज से नवयुग का। तुम विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। चलो, ये वाली लाइन बड़ी मतलब, ये एक बड़ी लाइन प्यारी है, ये बहुत सही है। चलो स्टार्ट करते हैं ना सेशन को फिर। एक लाइन देखो, निदा फाजली एक है बहुत अच्छे, निदा फाजली बहुत अच्छे, मतलब मेरे मतलब कवि हैं। मतलब मैं काफ़ी बार उनको सुनता हूँ, काफ़ी बार उनकी कविताएं पढ़ता हूँ। निदा फाजली इंडियन पोइट हैं, और ये उर्दू में भी और हिंदी में भी, यानी दोनों भाषाओं में कविताएं लिखते हैं, शायरी भी करते हैं। और पद्म श्री अवार्ड भी इनको मिला 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। बड़ी, मैं बार बार ये लाइन बोलता हूँ, बहुत बार ये लाइन बोलता हूँ, तो सुनना। कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। इन्हीं खिलौने से तुम बहल सको तो चलो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मोशन। स्टार्ट करते हैं ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, है ना। तो
विद पॉजिटिव एनर्जी सेशन को स्टार्ट करते हैं। दैट इज एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बच्चों सर्कुलर मोशन वाले जो बोल रहे हैं, जो लोग कल क्लास में नहीं आए थे, मैं सर्कल अभी नहीं कराऊंगा, पहले एक दो चैप्टर खत्म कराने के बाद सर्कल बाद में कराऊंगा, है ना। पहले हम एनएलएम करेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है। मैं आपको बता दूं एनएलएम एक दिन में खत्म नहीं हो पाएगा, एनएलएम 2 दिन में खत्म होगा। बड़ा टॉपिक है, मेरी कोशिश है कि मैं 2 दिन में खत्म कर दूं, हो सकता है 3 दिन भी लग जाए, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको 2 दिन में इसे खत्म कर दूं। ठीक है बेटा, चलो रेडी रेडी फॉर द सेशन, स्टार्ट करते हैं, है ना। हाथ में कॉपी पेन होनी चाहिए बेटा, और हाथ में जब कॉपी पेन होगी तो फिर आनंद अलग होगा। तो एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखो ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, मैंने आपको लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया है, लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहा हूं। इससे पहले बेटा मैंने आपको एक ब्रांच पढ़ाई है काइनेमेटिक्स, आपको याद हो तो, याद है ना आपको जो पढ़ा रहा था मैं, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स की बेटा हिंदी होती है यांत्रिकी, काइनेमेटिक्स, ठीक है। और काइनेमेटिक्स में आपने क्या पढ़ा ये बताओ मुझे। सर आपने काइनेमेटिक्स में हमें एक तो पढ़ाया सर आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में, विस्थापन के बारे में, और एक सर आपने पढ़ाया हमें डिस्टेंस के बारे में। बिल्कुल सही बात है, डिस्टेंस के बारे में पढ़ाया, यानी दूरी के बारे में पढ़ाया। और सर आपने वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ाया, मैं बिल्कुल सही बात है। और सर आपने स्पीड के बारे में, चाल के बारे में भी पढ़ाया, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और सर आपने एक्सेलरेशन इसके बारे में भी पढ़ाया, त्वरण के बारे में भी पढ़ाया। लेकिन सर ये एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी, ये स्पीड, ये एक्सेलरेशन उत्पन्न क्यों होता है ये नहीं पढ़ाया। रीजन क्या है, एक्सेलरेशन किसी बॉडी में आ रहा है, त्वरण किसी बॉडी में आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। तो ये क्यों, क्यों जो वर्ड का रीजन है वो आपको कहां पढ़ना है, लॉ ऑफ मोशन के अंदर पढ़ना है। समझ में आ रही बात। तो व्हाई डज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, क्यों 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 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको कहां पढ़ना है, लॉ ऑफ मोशन के अंदर पढ़ना है। समझ में आ गया। आपने अगेन आई रिपीट, आपने ये पढ़ा था काइनेमेटिक्स के अंदर, लेकिन ये पढ़ोगे यहां पर कि ये प्रोड्यूस क्यों होते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा और देखते जाओ चीजों को। समझ में आ गया क्या पढ़ना है। चलो देखो, सर आप एग्जाम से 5 बिफोर ही सिलेबस खत्म कर दीजिए तो बेहतर होगा, बेटर होगा। इसका नाम क्या है, टारगेट आईएफ। आपको क्या लगता है कब तक सिलेबस हो जाएगा, मेरा सवाल आपसे, टारगेट आईएफ आपको क्या लगता है कि कब तक सिलेबस हो सकता है मेरे द्वारा, बता सकते हैं आप। टारगेट आईएफ बेटा बता सकते हैं आप, बताओ कब तक मैं सिलेबस करा सकता हूँ, आपको कोई आइडिया है। क्या आप कोई प्लानिंग कर, क्या मैंने आपके साथ कोई प्लानिंग शेयर करी है, या फिर आपको मेरी प्लानिंग पता है कि कब कैसे क्या होना है, क्या कराना है, सब आपको पता होगा। बताइए मुझे मैडम, जल्दी बताइए। नहीं बताया ना तुमने तो ध्यान, दोबारा कमेंट नहीं करोगे, या तो बताओ मुझे अब जो पूछ रहा हूँ, बताओ जल्दी। ये कोई गाड़ी है, और एक गाड़ी बेटा रेस्ट में है, किस में बेटा, रेस्ट में। ये कोई गाड़ी है और एक गाड़ी बेटा किस में है, रेस्ट में है। ठीक है,
चलो, ये गाड़ी बेटा किस में है? रेस्ट में। अगर इस गाड़ी को हमने रेस्ट से किस में कर दिया? मोशन में कर दिया। अगर इस गाड़ी को हमने रेस्ट से किस में कर दिया? मोशन में कर दिया। तो बताओ मोशन में आई क्यों? इस गाड़ी को हमने रेस्ट से किस में कर दिया? गति में, मोशन में। तो रेस्ट से मोशन में आई क्यों? वो देखो आप, किसकी वजह से आई? हुआ क्या? हुआ क्या? यानी अगर ये गाड़ी रेस्ट में है तो सिंपल सी बात है, मोशन में कब आई होगी? जब हमने फोर्स लगाया होगा, इंजन ने फोर्स लगाया होगा। सिंपल है। गाड़ी है रेस्ट में, मैंने इसमें धक्का मारा था, वही तो ठीक है मोशन में आई होगी, मतलब इस पर हमने क्या लगाया? फोर्स लगाया होगा। तो प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट मेरा मेरा क्लियर है। मेरा स्टेटमेंट क्या है? क्लियर है कि बॉडी रेस्ट से मोशन में आई। ये बॉडी रेस्ट से मोशन में आई, तो उसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है ड्यू टू फोर्स। क्या कारण है? फोर्स की वजह से। ड्यू टू फोर्स, फोर्स की वजह से। ड्यू टू फोर्स, फोर्स की वजह से क्या हुआ? पोजीशन चेंज हुई। पोजीशन चेंज हुई। कर दो कर दो। ड्यू टू फोर्स, तो ड्यू टू फोर्स की वजह से क्या हुआ बेटा? पोजीशन चेंज हुई। या फिर बोल दूं चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। बताओ फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये बताओ। बताओ, जब बॉडी रेस्ट में थी तो मोशन में आई। ये मोशन में आई कब? जब फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने पर यहां पर क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन उत्पन्न कब होता है? फोर्स लगाने की वजह से। क्लियर? क्लियर? बोलो हाँ के ना। क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत? अगर मैं आपसे यही एक एग्जांपल दूं कि अगर मान लो, अगर हमारी गाड़ी इस बार मोशन में है, किसमें? मोशन में हमारी गाड़ी। एक मिनट, इस बार क्या है ना, ये वाली गाड़ी किस में बेटा? मोशन में है। इस बार ये गाड़ी मोशन में है। मोशन से किस में आई है? रेस्ट में आ जाती है। मोशन से किस में आ जाती है गाड़ी? रेस्ट में आ जाती है। मोशन से रेस्ट में आ जाती है। बताओ रेस्ट में कब आई होगी? जिसमें ब्रेक लगाई होंगी तभी तो। बोलो हाँ के ना। ब्रेक लगाई होंगी, और ब्रेक लगाई है मतलब ब्रेक लगाने का मतलब क्या है? आपने फोर्स की वजह से। ब्रेक मतलब वही ब्रेकिंग बल, फोर्स ही तो है। तो फोर्स की वजह से। तो चाहे बॉडी रेस्ट से मोशन में जाए, कहने का मतलब क्या है? बॉडी अगर अपनी पोजीशन चेंज करती है तो उसके पीछे का कारण क्या है? ड्यू टू फोर्स। इसने भी क्या किया? पोजीशन चेंज करी, एक जगह से दूसरी जगह पर रुकी, रेस्ट में आई। तो किसकी वजह से हुआ ऐसा? ड्यू टू फोर्स। क्लियर बेटा? ठीक है, क्लियर? बेटा पढ़ लो, अब है सोनी, पढ़ लो। ये सारी बातें क्लास के बाद में डिस्कस हो सकती हैं। मैं तुम्हें कितनी बार नहीं समझाया कि क्लास में अपना 100% दो, नहीं तो जीवन भर अबे सोनी कमेंट ही करते रह जाओगे, पेपर नहीं निकाल पाएगा जीवन में, बता रहा हूं तुझे। मुझे भी पता है, मैं तुझे गधे, तू क्लास में आया नहीं है शायद कल। मुझे गुस्सा इस बात पर आता है, मूर्खो तुम क्लास में आते नहीं हो, तुम्हें होश रहता नहीं है, तुम टीचर की सारी बातें सुनते नहीं हो, तुम पीडीएफ तक खोल के नहीं देखते हो। मूर्खो, मैंने पीडीएफ पर लिख दिया है कि आज 8 बजे से क्लास स्टार्ट है, प्रैक्टिस। गधे, तुझे तो भी नहीं पता है। अरे मूर्ख, प्रैक्टिस से ही कुछ नहीं होगा, ये कंसेप्ट के बिना प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी।
एक बार बात समझ में नहीं आती है, एक ही बात को रोजाना कहलवाना है। अब देखो फोर्स कितने टाइप का होता है, ये फोर्स की वजह से पोजीशन चेंज होती है मुझे पता लगा, लेकिन मुझे पढ़ना है बेटा ये फोर्स होता कितने टाइप का है। फोर्स की वजह से क्या होता है बेटा, पोजीशन चेंज होती है, ये बात मुझे पता लगी, बोलो हाँ के ना। ये बात मुझे पता लगी कि भाई फोर्स की वजह से क्या होता है, पोजीशन चेंज होता है बल की वजह से, ठीक है, ड्यू टू इट्स पोजीशन चेंज। अच्छा, अब मुझे आपसे ये जानना है कि बताइए ये फोर्स होता कितने टाइप का है, कितने टाइप का फोर्स आपको पढ़ना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पहले टाइप का फोर्स, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, स्पर्शीय बल, कॉन्टैक्ट फोर्स, और हिंदी में इसे कहते हैं स्पर्शीय बल। क्या होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, बताता हूं, बताता हूं आपको क्या होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, किसे कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है एक ऐसा फोर्स जो कांटेक्ट में आके लगे। उदाहरण के तौर पर जैसे एक टेंशन फोर्स, उदाहरण के तौर पर मैं एक उदाहरण से समझाता हूं फिर आप समझ पाएंगे। इसके एग्जांपल देखिए आप पहले, तनाव बल, टेंशन फोर्स, हिंदी में बेटा टेंशन फोर्स को क्या बोलते हैं, तनाव, टेंशन माने तनाव, या बोल दो खिंचाव, तुम लोगों को टेंशन, पेपर आ गया टेंशन हो रही है, तनाव हो रहा है, वही है तनाव या खिंचाव बल। एक ये भी है। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, अभिक्रिया प्रतिक्रिया बल, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अभिक्रिया, नॉर्मल फोर्स बोल दो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोल दो, नॉर्मल फोर्स बोल दो, अभिक्रिया बल, नॉर्मल फोर्स, अभिक्रिया बल। या और भी है जैसे फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, या स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग बल। देखो स्प्रिंग फोर्स आप पढ़ चुके हो, मतलब एक ऐसा फोर्स जो फिजिकल कांटेक्ट में आने पर लगे। अब जैसे घर्षण हो रहा है, अब ये कोई बॉल है, अब ये चल रही है इसमें, तो क्या फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये इसके लिए सरफेस है, ये रही बॉल, तो देखो कांटेक्ट में आने पर लग रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है ना सरफेस के, तो एक ऐसा फोर्स जो कांटेक्ट में आने पर लगता है। समझ गए मेरी बात, तो एक ऐसा फोर्स जो कांटेक्ट में आने पर लगता है, ठीक है। तो ऐसे फोर्स को कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है, स्पर्शिबल, और ये टाइप हमने पढ़ ली है। अब देखो ये वाला जो टाइप है ना टेंशन फोर्स, ये 11th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये भी आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, ये भी आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, ये 11 12 दोनों में स्प्रिंग फोर्स हम पढ़ चुके हैं। लेकिन देखो ये वाला फोर्स तो आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे, अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में, ये वाला फोर्स भी इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बाकी फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आता है दूसरा बेटा नॉन कॉन्टैक्ट, दूसरा फोर्स आता है दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और हिंदी में से कहते हैं अस्पर्शेबल, इस जो कांटेक्ट में आने पर ना लगे। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वैद्युत स्थैतिक बल, वैद्युत स्थैतिक। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल,
या फिर ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्व बल। ठीक है, देखो ये वाला जो फोर्स है वो आप क्लास 12th में पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे, और ये वाला ग्रेविटेशन फोर्स ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ लियो, और यहां भी मैं डिफाइन कर दूंगा, हालांकि पढ़ा चुका हूं तो इस पर चर्चा नहीं करूंगा मैं, पता ही है आपको ये, है ना। थर्ड फोर्स, थर्ड फोर्स होता है बेटा, दैट इज वीक फोर्स। वीक फोर्स, कमजोर बल, जो ताकतवर ना हो। और एक होता है बेटा दैट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, एक होता है बेटा फोर्थ दैट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, एक फोर्थ होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स, मजबूत बल, ताकतवर बल, जिसका नाम है, जिसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, जो कि हम पता है ये बात, न्यूक्लियर फोर्स। सर ये न्यूक्लियर फोर्स की हिंदी क्या है? नाभिकीय बल। सर ये होता क्या है बताता हूं। नाभिकीय बल ये बेटा एक ऐसा फोर्स है, आपको बता दूं मैं, एक ऐसा फोर्स है, देखो आपको पता है ये बात, ये रहा हमारा न्यूक्लियस, ये रहा हमारा एटम, और एटम के अंदर बेटा होता है न्यूक्लियस, इसलिए मैं इसको मान लेता हूं ये न्यूक्लियस, इसको मैं न्यूक्लियस ही बोल देता हूं, है ना। ये हमारा न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज नाभिक। और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आप एक बताइए, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक जगह रुके हुए हैं, जबकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तो दूर भागते हैं, लेकिन एक जगह रुके हुए हैं, इसका मतलब है कि इस न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रांग फोर्स लगता है। तो जो स्ट्रांग फोर्स लगता है ना, वही है आपका न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बांधे हुए, भाई दुश्मन दुश्मन को बांधे हुए एक जगह पे, सेम चार्ज है दोनों के पास, दोनों ताकतवर आदमी है, कभी दो ताकतवर आदमी एक साथ नहीं रह सकते। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर अंबानी और अडानी, ये दोनों लोग कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हर एक दूसरे को लगेगा कि मुझे अब इस बार ताकतवर होना है, मुझे ये खनिज मिल जाए, ये पेट्रोल मिल जाए, डीजल मिल जाए, मुझे ये वाला मिल जाए, वो मिल जाए। एक साथ नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो एक साथ कौन लोग रह सकते हैं? अपोजिट नेचर के लोग, ठीक है। चलो क्लियर। ये फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, और ये इसकी जो रेंज रहती है वो 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में लगता है। इसकी जो रेंज होती है न्यूक्लियर फोर्स की, इसकी जो रेंज होती है ना बेटा, वो 1 फर्मी होती है। 1 फर्मी का मतलब 10⁻⁻15, 1 फर्मी का मतलब जानते हो ना, 10⁻⁻15 मीटर। अब आती है बात बेटा वीक फोर्स। ये जो वीक फोर्स है ना, जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो ना, एक वंडरवाल फोर्स, ये सबसे ज्यादा वीक फोर्स होता है। हिंदी में इसे वंडरवाल फोर्स बोलते हैं, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल बल। ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, आकर्षित बल, ये सबसे वीक फोर्स होता है। देख लो, कोई दिक्कत बताओ। सारे के सारे एग्जाम्पल्स फोर्स के सारे केसेस, एक एक चीज बेटा मैं लिख दिया हूं। बताओ चीजें समझ में आ गई चारों की चारों। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, देखो पहले बेसिक्स पर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर हम लिफ्ट के केसेस पढ़ेंगे, दुनिया भर की और भी चीजें पढ़ेंगे। तो पहले बेसिक बेसिक हमारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। चैप्टर तो पढ़ लिया, जल्दी भी करा दिया सर ने कोर्स, आता कुछ नहीं है, फिर जा रहे हैं पेपर में, शकल देख रहे हैं पेपर की, इस बार नहीं होगा, अगली बार देखेंगे, अगली बार भी नहीं होगा। सीख लो, ज्ञान मत देना कि सब फास्ट पढ़ाओ, रोता हुआ देखता हूं फिर फास्ट वालों को मैं, ज्ञान बहुत जल्दी देते हो। टेंशन फोर्स क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है, ये दोनों चीजों को हम थोड़ा समझते हैं, क्योंकि इनका यूज होता है यहां पर न्यूमेरिकल्स में। ये छोटा लिख रहा हूं क्या?
ये आ जाएगा पूरे बोर्ड पे, इतना मोटा मोटा लिखूंगा तो, अलग अलग लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। इससे बड़ा क्या ही लिखोगे बेटा, आंख है मुझे लग रहा है नेगेटिव में। बलराम, बेटा बलराम, कहानी खत्म लग रही है मुझे। क्यों भाई? अबे बताया तो था भाई मेरे। वो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बताया था, बिल्कुल वही चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, लाइट बहुत तेज आ रही है, चलो। चलो आगे बढ़ते हैं ना। अगला बेटा हमारा टॉपिक है, दैट इज, सबसे पहले अपन समझने वाले हैं नॉर्मल रिएक्शन को। लगाओ हेडिंग, क्या है सर ये नॉर्मल रिएक्शन। सबसे पहले अपन समझेंगे नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स को, नॉर्मल फोर्स को, अभिक्रिया बल, नॉर्मल, हिंदी तो लिख दिया हूं इसकी। क्या होता है नॉर्मल फोर्स, ध्यान से समझना। चलो देखो ध्यान से, मान लो, एक मिनट बेटा, ध्यान से देखते जाना चीजों को। ये मान लो मेरे पास एक कोई बक्सा है एम मास का, ठीक है, बस देखते जाना ध्यान से। ठीक है, ये बक्सा है एम मास का, दिस इज मास एम। मुझे एक बात बताओ, आपको पता है ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में जानते हो, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बोलो हाँ कि ना। क्या ये दोबारा पढ़ाने की जरूरत है कि कहाँ लगता है कैसे लगता है, तो मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। पढ़ा चुका हूँ, ये पॉइंट मास बॉडी के लिए लगता है, बहुत हैवी बॉडी के लिए लगता है, एम जी लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब एम जी है, अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है, सब बात पढ़ा चुका हूं ना। बताओ, क्या दोबारा बताने की जरूरत है क्या? पता है ना ये बात, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है ना, समझ रहे हो ना। तो आप जानते हैं अगर कोई बॉडी का मास एम है तो बेटा उस पर हमेशा एक ग्रेविटी फोर्स लगेगा, कहाँ, अर्थ के सेंटर की तरफ। ग्रेविटी फोर्स कहाँ लगता है, हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ, और वो कितना लगेगा, एम जी। तो जब नीचे फोर्स लगेगा तो ऊपर ही तुरंत क्या आ जाता है, एक रिएक्शन जिसे कहते हैं नॉर्मल, एन। यही है एन, और कुछ नहीं। एन बोल दो, या कई बार इसको बुक्स में बेटा एन से भी डिनोट करते हैं और कई बार किताब में आर से भी डिनोट करते हैं, यही होता है नॉर्मल रिएक्शन, या आर से डिनोट कर दो, ठीक है। चलो, लेकिन अगर मैं कहानी बदल दूं बेटा, अगर मैं कहानी बदल दूं, कहानी कैसे बदलूं, देखो ऐसे, देखना ध्यान से, मैं कहानी बदल दूं ऐसे, बदल दिया। इस बार क्या कर रहा हूं ना, मेरे पास जो बक्सा था ना ये वाला, इस बक्से को ध्यान से देखना, ये वही बक्सा है, और इसको उठा के मैं इस बक्से को उठा के मैं किसी एंगल थीटा पर रख दिया हूं, देखो आप। पहले अर्थ पे रखा था, देखना, और अर्थ से देखो, ये अर्थ पे रखा था, देखो ऐसे, ये था, ये बक्सा था, ये, और इसको अब देखो, इससे ऐसे, ये था ऐसे पहले, अब इसको उठा दिया ऐसे एंगल थीटा से, देख रहे हो, एंगल थीटा से इसको उठा दिया, ये रहा, एंगल थीटा से उठा दिया। ऐसे जो एंगल थीटा से मैं उठा रहा हूं ना, ऐसे प्लेन को बेटा बोला जाता है इनक्लाइंड प्लेन, हिंदी में कहते हैं नततल या अनतल, इनक्लाइंड प्लेन।
नत्तल या अनत्तल। ठीक है। अब देखो बच्चों, इस बक्से का जो मास है ना वो m है। क्लियर? ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और ध्यान से चीजों को बस देखना। तो मैं यहां रखता हूं, है ना, इस बक्से को यहां रख देते हैं। अब एक बात देखो, मैंने अभी बताया था एम जी हमेशा कहां लगेगा। बताओ एम जी कहां लगेगा हमेशा। एम जी कहां लगेगा? एम जी लगेगा बेटा अर्थ के सेंटर की तरफ। अर्थ का सेंटर ये रहा एम जी। कोई दिक्कत? अच्छा एन कहां लगेगा? वही अब मैं समझाने जा रहा हूं। एन बेटा ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, ये हमेशा बॉडी के परपेंडिकुलर लगता है। नॉर्मल माने परपेंडिकुलर। तो जो नॉर्मल जो फोर्स है ना, ये हमेशा नॉर्मल माने परपेंडिकुलर, लंबवत, बॉडी के लंबवत लगेगा हमेशा। तो नॉर्मल फोर्स का मतलब है बेटा एक्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर, एक्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बॉडी। वस्तु के हमेशा लंबवत लगेगा। वस्तु के हमेशा लंबवत लगेगा, पहली बात। परपेंडिकुलर माने लंबवत। परपेंडिकुलर का मतलब होता है बेटा लंबवत। लंबवत। ठीक है। तो अब देखो, ध्यान से देखना, जो बच्चा गलती करता है, इसके लंबवत ये होगा, नहीं होगा। बच्चा ऐसे ही लगा देता है, ये ध्यान रखना, नहीं होगा। तो इसके लंबवत क्या होगा? इसके बॉडी के लंबवत क्या होगा? ऐसे करके लगेगा। देखो बॉडी के परपेंडिकुलर यही तो होगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये बॉडी के नॉर्मल ऐसे लगेगा, एकदम परपेंडिकुलर। समझ गए मेरी बात? हाँ है ना? इतनी बात समझे कि नहीं समझे बताओ। लंबवत भाई, भाई बॉडी क्या थी पहले? ऐसे थी। देखना ध्यान से, ध्यान से प्लीज फोकस ऑन द बोतल। अब देखो ये पहले सरफेस थी, ये ऐसे था। अगर मैंने इसको देखो, अगर मैंने अब इसको क्या कर दिया, झुका दिया। देखो झुका दिया एंगल थीटा से। देख रहे हो नॉर्मल कैसे हो गया? हाँ है ना? बोलो बोलो। क्लियर? बोलो हाँ कि ना? तो यही है कहानी। ये बेटा, ये अब देखो ऐसे केस में क्या एक से कंपोनेंट बन जाएंगे। आपको बता दूं, ये अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा। कैसे? आपको मैंने ये बातें ऑप्टिक्स में पढ़ाई थी, दोबारा बता रहा हूं। दोबारा इस बात को समझना, कई बार बच्चा रट के रखता है। देखो ये वाला जो एंगल होगा थीटा, वही ये एंगल भी होगा थीटा। कैसे होगा वो समझो। देखो जितने एंगल पर आप इस बोतल को उठाते जा रहे हो, देखो उतने एंगल पर भी तो नॉर्मल उठता जा रहा है। नॉर्मल उतने एंगल पर ही तो उठता जा रहा है। तो इसलिए ये जितना उठेगा उतने ही पे तो नॉर्मल उठता जा रहा है। तो ये और ये दोनों एंगल कैसे होंगे? सेम होंगे। ठीक है। अब इसके कंपोनेंट बन जाएंगे। जहां से थीटा बन रहा है बेटा, उस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? एन कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट, ये वाला जहां से एंगल नहीं बन रहा है, एन साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत? अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या इस केस में एन एम जी के बराबर है? इस केस में क्या, इस पहले वाले केस में, इस वाले केस में एन एम जी के बराबर है? नहीं है। एन किसके बराबर है? एन कॉस थीटा के बराबर है। और एन को मतलब एन, सॉरी, इसको मैं एम जी लिख सकता हूं ना, समझ रहे हो ना मेरी बात? एम जी कॉस थीटा, कोई दिक्कत इसमें? इसको एक काम करो, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, और यहां भी ये एम जी कॉस थीटा। क्लियर? अब देखो एन यहां पर एम जी के बराबर होगा नहीं, तो एन किसके बराबर होगा यहां पे? एन बराबर होगा एम जी कॉस थीटा के बराबर। बोलो हाँ कहना। यहां पर जो आपका एन है वो किसके बराबर होगा बताओ? यहां पर जो एन है वो किसके बराबर होगा?
एम जी के बराबर होगा। तो इस वाले केस में एन किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा। बातों ही बातों में मैंने बहुत बड़ी बात बता दी है। ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। आप लोग क्या करते हो ना, रट के बैठ के रहते हो। आप रट के बैठ के रखते हो। जब भी आप फॉर्मूला लगाते हो, आपने देखा होगा, जैसे फ्रिक्शन में आपने फॉर्मूला लगाया एफ बराबर म्यू इंटू एन, ये फॉर्मूला होता है, जिसको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा। तो और रट के बैठ के रखता है बच्चा कि एन बराबर एम जी होगा, जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता। आप देख लो, ठीक है, बताओ, समझो मेरी बात। तो एन एम जी के बराबर होगा हमेशा, ऐसा नहीं होता। और बच्चा गलती करता है क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल में दुनिया भर की गलती। सवाल ऐसे दे रखा है एन बराबर एम जी, लगा देता है एन बराबर एम जी। जैसे आपने बहुत सारे फ्रिक्शन में फॉर्मूले किए होंगे, बहुत ज्यादा, जैसे म्यू टू एन, तो बच्चे के दिमाग में सीधा एम जी के बराबर रख दो, एम जी के बराबर। सवाल ये दे रखा है एम जी के बराबर कैसे हो जाएगा। इसलिए मैंने डिटेल में चर्चाएं करी हैं, और सवाल आ गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये बारीकी की बातें ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है बेटा। तो उम्मीद कर रहा हूं नॉर्मल रिएक्शन के बारे में एक बात आप सीख गए होंगे। आकाशी सर जी, सर ई फिजिक्स क्लास आईसीजी के लिए भी बेनिफिशियल है या नहीं। आकाश, हालांकि आकाश ये जो बैच है वो सिर्फ आपका एयरफोर्स और नेवी के लिए ही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल आप कहो कि हमारा आईसीजी का पेपर उस महीने में, तो ये बैच तब तक क्यों नहीं चला। तो ये आईसीजी के लिए बैच नहीं है। आगे बात करते हैं। आप डिफेंस के जितने भी एग्जाम होंगे, आप फिजिक्स यहां से सीख सकते हैं, इस बैच से जो आपका चल रहा है। डिफेंस तो छोड़, मैं बता, नीट के 95% क्वेश्चंस तू मेरे बैच से सॉल्व कर देगा। किसी की सीट उठा लेना नीट वाले की, बात खत्म। 95% क्यों बोला, क्योंकि कुछ कंसेप्ट नीट के अंदर जो आते हैं वो हमारे एयरफोर्स में नहीं आते, वो मैं नहीं कराता, इसलिए। समझे। तो मैं कई बार ये बात बोला हूं, और मुझे पहली बार तू दिखा है, और ये रोजाना मत कहलवाया करो। सफिशियंट मीन सफिशियंट, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं कि आईसीजी का बैच चल रहा है तब तक ये बैच चलेगा, क्योंकि इस बैच एयरफोर्स और नेवी के लिए, तो इसकी ड्यूरेशन अक्टूबर तक ही है। मतलब अक्टूबर तक ही क्लासेस चलेंगी, वैलिडिटी तो आगे तक है इसकी, शायद दिसंबर तक। बट ये बैच चलेगा आपका अक्टूबर तक, उसके बाद ये बैच नहीं रन होगा। और फर्दर अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है तो प्लीज कॉल टू द टेक्निकल टीम, उनसे बेटा आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है बेटा। आसू नो आइडिया, आप प्लीज कॉल टू द टेक्निकल टीम। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट भाई, नॉर्मल रिएक्शन क्लियर। आगे टेंशन फोर्स देखो, तनाव बल। दूसरा टेंशन फोर्स, चाप बल, तनाव बल। टेंशन फोर्स को टी से दर्शा देते हैं। ये सभी के सभी हैं क्या फोर्स। टेंशन फोर्स है क्या। एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते थे, लेकिन मेरे पास अरेंजमेंट नहीं है। देखो समझो इस बात को कि आपके पास एक रस्सी है, कभी रस्सी पे चढ़े हो आप। आपने देखा होगा जब आप रस्सी पे ऊपर चढ़ रहे हो तो रस्सी पे खिंचाव आता है नीचे की तरफ, चढ़ कहाँ रहे ऊपर और खिंचाव कहाँ का नीचे की तरफ, मतलब ये वाली केस। जैसे समझाता हूँ क्या है, लेकिन पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझो। तो ये आपके पास एक बक्सा है ऐसे करके, और इसको मैंने रस्सी से लटका दिया, ये लटका दिया रस्सी से, ये रही रस्सी इसकी। ये रही रस्सी, ठीक है। एक ये देखते जाना ध्यान से, और इस बक्से का जो मास है ना वो एम है। तो टेंशन कहां लगेगा इसमें, तो टेंशन
कुछ और नहीं, टेंशन हमेशा वस्तु के अपोजिट लगेगा, बॉडी के अपोजिट। टेंशन हमेशा बॉडी के अपोजिट लगता है, एक ऐसा फोर्स है जो वस्तु के अपोजिट। देखो ये क्या लगता है, एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बॉडी। ये जो बल है ना, बॉडी के वस्तु के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी इसका मास है m, इतना तुझे पता है कि mg कहां लगेगा, इतना तुझे पता है कि mg कहां लगेगा, नीचे लगेगा, दैट इज mg। बोल हाँ के ना। n कहां लगेगा, ऊपर, ये भी तुझे पता है, इसमें कोई शक नहीं है। n कहां लगेगा, इसमें ऊपर लगेगा, इसमें कोई शक नहीं, तुझे बात पता है। लेकिन अगर मैं तुझसे कहूं कि टेंशन फोर्स कहां लगेगा, तो वस्तु के अपोजिट लगेगा, बॉडी के अपोजिट। बॉडी के अपोजिट मतलब ऊपर की तरफ, यहां टेंशन T। समझ आया कि नहीं समझा, पहला एग्जांपल, पहली बात। आगे बढ़ता हूं, और कुछ बॉडी बनाते हैं, उसे समझते हैं। अब एक से ज्यादा बॉडी बनाते हैं, और ध्यान समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस लगाएंगे ना यहाँ, तो थोड़ा सा जानना जरूरी है। देख ध्यान से, समझ बात को। ठीक है, अब दो केस ले लिया हमने। ठीक है, मान लेते हैं इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। मैं नहीं बता रहा किसका मास कम ज्यादा, भी उस पर चर्चा नहीं है। ठीक है, तो मुझे, अगर मैं पहले वाले बक्से की बात करूं, ध्यान से देखते जाना, मैं अगर पहले वाले बक्से की बात करूं, तो देखो इतना आपको पता लगना चाहिए कि सर इस वाले बक्से पर m1g कहां लगेगा, नीचे। तो इस वाले बक्से पर टेंशन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। मान लेता हूं यहां टेंशन लग रहा है T। अब देखो, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है। लेकिन अब मैं आगे बात कर रहा हूं, अब आगे समझना। ये रही रस्सी, एक रस्सी वो और एक रस्सी ये पहली रस्सी है, ये दूसरी रस्सी है। अब इस बक्से की वजह से M2G तो कहां लगेगा, नीचे। और इस बक्से की वजह से टेंशन कहां लगेगा, ऊपर। कितना टेंशन लगेगा, वो T1 मान लेता हूं। लेकिन अब इस बक्से की वजह से नीचे भी तो टेंशन लगेगा, वो भी टेंशन T1 लगेगा। सर ऐसा क्यों, ये क्या है सर, मैं हो गया कंफ्यूज। तो आपके अब इसी डाउट को मैं सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, अब इसी को मैं समझाता हूं, सर ये हुआ क्या है, समझाता हूं। इसी को समझने के लिए हमें एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। क्या, व्हेन, एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। वो कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट को समझो। इसको समझने के लिए कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। वो कंसेप्ट क्या कहता है बेटा, कि जब आपकी रस्सी, कंसेप्ट पहला क्या है, कि जब आपकी रस्सी मासलेस हो। अभी मासलेस का मतलब क्या है वो भी बताऊंगा। व्हेन द रस्सी, या स्ट्रिंग बोल दो या रोप बोल दो, रोप माने रस्सी बोल दो, स्ट्रिंग बोल दो, बात एक ही है। व्हेन द रोप इज मासलेस। मासलेस का मतलब बताता हूं क्या है, पहले रुको। अगर रस्सी आपकी मासलेस है, तो मासलेस वर्ड का मतलब क्या है, इस मासलेस शब्द का मतलब क्या है, द्रव्यमानहीन, हिंदी में तो बोलते हैं इसे द्रव्यमानहीन, द्रव्यमानहीन। लेकिन मासलेस का मतलब ये हुआ
कि रस्सी का मास मान लो है 10 ग्राम और बक्से का मास मान लो है 50 ग्राम या 100 ग्राम। तो ऐसे मान लेते बक्से का मास है 100 ग्राम और रस्सी का मास है 10 ग्राम। तो बक्से की तुलना में जो रस्सी का मास है वो ना के समान है, बहुत कम है। बक्से का मास है मान लो 500 ग्राम और रस्सी का मास है 50 ग्राम। तो बक्से की तुलना में रस्सी का जो मास है वो ना के समान है, इसलिए हम मास लेस का मतलब ये होता है। ठीक है, नो मास नहीं, कुछ न कुछ मास होगा लेकिन कम होगा बक्से की तुलना में। ठीक है, मास लेस का मतलब ये नहीं होता कि मास ही नहीं होगा, मास होगा लेकिन ना के समान होगा, ऐसा नहीं होता बेटा। हर चीज में मास है, कुछ भी है, लेकिन नेग्लिजिबल मास का मतलब होता है कुछ न कुछ तो है उसके पास, बट मास कभी जीरो नहीं होता। ठीक है, तो अगर रस्सी मास लेस है तो होगा क्या कहानी, मान लेता हूं अगर रस्सी मास लेस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। उदाहरण के तौर पर अगर रस्सी मास लेस है, मान लेता हूं एक रस्सी है, ये उदाहरण के लिए बस समझा रहा हूं आपको। एक बक्सा ये लटका हुआ है और एक रस्सी ये रही, एक बक्सा ये लटका हुआ है। ठीक है, मान लेता हूं ये रस्सी लटकी हुई है, तो ऐसे लटका दो। ऐसे लटका दो इसको। ठीक है, इसका मतलब मान लो मैं अगर आपसे कहूं कि यहां पर इसकी वजह से टेंशन T1 लग रहा है, मान लो ऐसे करके, यहां पर टेंशन T2 लग रहा है, यहां इस रस्सी में टेंशन T3 लग रहा है, यहां इस रस्सी में टेंशन, यार एक मिनट रुको रुको, पूरा ब्रीफ समझाना चाहता हूं मैं आपको एक एक चीज को। मान लो यहां टेंशन लग रहा है T1, यहां टेंशन लग रहा है T2, यहां टेंशन लग रहा है T3, यहां टेंशन लग रहा है T4, यहां लग रहा है टेंशन T5। तो मैं समझाना ये चाहता हूं अगर रस्सी मासलेस है तो देखो एक रस्सी तो ये हो गई पहली वाली, पहली रस्सी, और एक रस्सी हो गई दूसरी रस्सी। तो पहली रस्सी को दूसरी रस्सी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर रस्सी मासलेस है तो इस बात का मतलब है कि उस रस्सी में जितना जहां जहां टेंशन लग रहा होगा ना वो टेंशन बराबर होगा, और यहां पर ये रस्सी मासलेस है तो ये वाले टेंशन सभी बराबर होंगे। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि यहां वाला टेंशन ये सभी बराबर हो, ऐसा नहीं है। उस रस्सी में जहां इस जो अगर कंडीशन मासलेस की है तो रस्सी में जितने टेंशन दे रखे होंगे वही बराबर होंगे। पहले वाली रस्सी का टेंशन दूसरी वाली रस्सी के टेंशन के बराबर नहीं होगा। मतलब अगर रस्सी मास ले तो इस बात का मतलब ये नहीं है कि T1 तो T2 के बराबर होगा, बट नॉट इक्वल टू, समझा दूं यहां, T1 इज इक्वल टू T2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉट इक्वल टू T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू सॉरी T3 T4 T5। समझ गए होंगे आप। बताओ मेरी एक एक बात तुम्हें मास लेस की कहानी समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ, बताओ बताओ, क्या आप बात तुम्हें समझ में आई? अभी उसी पर चर्चा कर रहा हूं मैं फिर आगे। मैं क्या समझाना चाहता हूं, आई थिंक यू गॉट इट बेटा, कैन यू अंडरस्टैंड? क्या आप मेरी बात, मेरी भाषा, मेरे इस कंसेप्ट को समझ पाए हो? मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, ये बहुत बहुत जरूरी बात थी मास लेस के केस के लिए, क्योंकि अपने सिलेबस में बेटा हम जितने भी सवाल देखेंगे वहां पर मेंशन होगा कि मास लेस की कंडीशन है। उम्मीद कर रहा हूं आपको बढ़िया तरीके से एक बात समझ में आई होगी। ये न्यूमेरिकल में सब यूज होंगे, एक बात जो अभी सिखा रहा हूं ना सब न्यूमेरिकल में यूज होगा बेटा, एक एक चीज न्यूमेरिकल में यूज होगी। आगे बढ़ते हैं, तो मैं वही चर्चाओं पर फिर से लौट के आता हूं। अब तो समझ गए होंगे कि इस रस्सी में अगर ये रस्सी मासलेस की तो यहां पूरी रस्सी में जो भी टेंशन होगा वो बराबर होगा। तो कहने का मतलब इस, अब मैंने बताया था कि जो टेंशन लगता है बॉडी के अपोजिट लगता है, तो अब ये भी तो रस्सी है, तो ये बॉडी है, इस बॉडी से अपोजिट लगेगा, इसकी वजह से टेंशन कुछ और लगेगा, यहां वाला टेंशन बराबर नहीं होगा।
तो यहां मान लेते हैं टेंशन T1 और इसकी वजह से टेंशन भी मान लेते हैं क्या होगा T2, बट T1 और T2 क्या हो जाएंगे बराबर। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। तो T1 और T5 के लिए क्या होगा, ये बराबर नहीं होंगे यार, ये लिख तो दिया हूं, ये वाला बराबर नहीं होगा, लिख तो दिया हूं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ टेंशन फोर्स के बारे में कुछ और चीजों को समझते हैं। ये कब के लिए है, मासलेस के लिए। अगर रस्सी मासलेस नहीं होती तो कभी भी ये बराबर नहीं होगा, ये ध्यान रखना, वो भी अभी समझा रहा हूं, वो केस 2 में, कंसेप्ट 2 में। चलो वक्त लगता है बेटे कि एक लॉजिक को सीखने में, एक एक चीज को सीखने में, कंसेप्ट 2, लेकिन तुम्हें तुरंत ही चाहिए सब तुरंत चाहिए। मैं बड़ी बड़ी सेशंस क्यों ले रहा हूं, यही इसीलिए ले रहा हूं ताकि आपका पेपर अच्छा हो, ताकि आप सीख पाओ। व्हेन द स्प्रिंग इज नॉट मासलेस, व्हेन द रोप इज नॉट मासलेस, इस बार द्रव्यमानहीन नहीं है, ऐसे केस में जो मैंने सारे पॉइंट पढ़ा है ना, यहां पर टेंशन बराबर नहीं होगा। मतलब यही फिगर बना दूं, मैं बोल रहा था ना कि यहां पर टेंशन क्या लग रहा था T1 और T2, तो ये बराबर नहीं होगा अगर मासलेस की कंडीशन नहीं है। तो यहां पर टेंशन था T3 T4, यही तो था सेम सवाल। तो ये T3 T4 T5 बराबर नहीं होंगे अगर ये कंडीशन नॉट मासलेस की है, मतलब द्रव्यमानहीन नहीं है। तो चलो भाई, सर वन ही रस्सी में इतनी जगह टी क्यों लग रहा है, लगेगा बताऊंगा। ये मैं उदाहरण, यार ऐसे लग रहा है कभी 11th पढ़ा ही नहीं है, ऐसे लग रहा है कभी किताब खोल के नहीं देखी, मुंह उठाए और चले आए हैं, ऐसे लग रहा है मुझे एकदम। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, ये मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे समझाया हूं। देख यहां देख, लगे ना तो टेंशन, लगे ना, इसकी वजह से रस्सी में टेंशन कुछ और इसकी वजह से रस्सी में टेंशन कुछ और। मैंने कहा था कि टेंशन हमेशा बॉडी के अपोजिट लगेगा, तो यहाँ मास ये रहा बॉडी का, तो इसकी वजह से टेंशन उस रस्सी में कुछ और उसकी वजह से टेंशन में इस रस्सी में कुछ और। लेकिन मासलेस की तो ये दोनों टेंशन बराबर, मासलेस नहीं तो दोनों टेंशन अलग अलग। इतनी आसान बात समझ में नहीं आ रही, ऐसे लग रहा है एकदम 11th मन ही नहीं किया है पढ़ने का, सो के आ गए हो। पुली देखो, पुली कभी, कुआ वाली पुली, पुली, सो के आ गए, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। इतना बारीकी से पेपर भी नजदीक है और इतना मैं मतलब पढ़ा रहा हूँ, मुझे शर्म आती है, कुछ पढ़ के ही नहीं आते तुम लोग। ये पुली देखो, न्यूमेरिकल करेंगे इन सबके, ये रही पुली। पहले टेंशन ये सब कैलकुलेट करना तो सीख लो, न्यूमेरिकल तभी किया जाएगा, किस डायरेक्शन में कहाँ कैसे टेंशन लगता है। या ये वो कहानी है जो गांव में आपने देखा होगा पहले, आज भी है, राजस्थान की तरफ जाओगे तो वहां भी कुआं में से लोग पानी निकालते हैं, तो यही वाली कहानी होती है। ठीक है, आरोप लगा दो कि टीचर पढ़ाया नहीं थे 11th 12th में, 2 मिनट नहीं लगते तुमको आरोप लगाने में। तुमने क्या किया था फिर, भांग खा के पड़े रहते थे, उन्होंने भी नहीं पढ़ा, तुमने भी नहीं पढ़ा, तुम्हें भी आनंद आता था। देखो मान लो इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। अब देखो m2g कहाँ लगेगा, नीचे, और इसकी वजह से टेंशन में मान लेता हूँ T2 लग रहा है, और यहाँ m1g क्या लगेगा, नीचे, और इसकी वजह से टेंशन मान लेता हूँ T1। अगर ये रस्सी मासलेस है, इफ, देखना ध्यान से, इफ
अगर मैं आपसे कहूँ दोनों टेंशन बराबर होंगे तो बताओ कब की कंडीशन में होंगे? मासलेस की कंडीशन में। बोलो हाँ के ना। रस्सी जब मासलेस होगी। और मैं आपसे कहूँ ये टेंशन बराबर नहीं होंगे, ये कब का केस है? जब रस्सी मासलेस नहीं हो। ठीक है, डू नॉट मासलेस, मासलेस कंडीशन नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? बट आपको अपने सिलेबस में जो सवाल करने हैं वो यही वाले करने हैं, ये मासलेस की कंडीशन वाले। क्लियर? क्लियर? बताओ मेरे भाई, एक एक बात मैंने तुम्हें सिखा दी अब। क्या कहते हो बताओ, जल्दी से बोलो फास्ट। कुछ छोड़ा नहीं है मैंने भाई, भाई कुछ नहीं छोड़ा मैंने। आगे बढ़े अब। क्वेश्चंस करेंगे भी टेंशन वाले, देखते जाओ। क्वेश्चंस है मेरे पास कुछ एयरफोर्स के, वो क्वेश्चन आपको कराता हूं मैं। चलो कराता हूँ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करें पहले इस पे, पुली वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बताओ। जहर कंसेप्ट, ये जहर यहीं फैलाओगे क्या? हाँ बेटा, अभी हमेशा मासलेस लिया जाएगा। क्वेश्चंस लगाएं अब। देखो सुनना ध्यान से। ऐसा जरूरी नहीं रहा है कि एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड या बीएसएफ आर यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस पूछे, रोप वाले या रस्सी वाले। लेकिन मतलब मेरे कहने का भाव ये है कि हर साल वो क्वेश्चंस यहाँ से नहीं पूछता है। लेकिन इस बात का कतई ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। 2 साल पहले यहाँ से कोस्ट गार्ड ने एक बहुत प्यारा सवाल पूछा जो कि मैं कराने वाला हूँ थोड़ी देर में। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे। तो ये कि हमें टॉपिक को छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्या पता इस साल क्वेश्चंस आ जाए, नहीं भी आए। क्योंकि अगर एयरफोर्स का मैं पैटर्न देखूं, इन पुली पर क्वेश्चंस देखे जाएं या फिर इन इन मतलब पुली के क्वेश्चंस हो गए या ब्लॉक वाले क्वेश्चन हो गए टेंशन निकालने के लिए, वो लगातार हर ईयर क्वेश्चंस नहीं पूछता है। मतलब हर बार जो एग्जाम होता है नहीं पूछता, कभी किसी ईयर पूछता है, किसी ईयर नहीं पूछता। तो इसलिए करना बहुत जरूरी है। सर शुरू के 2 फिगर में M1 के टी नीचे क्यों लग रहा है? चंदन, बिना क्वेश्चन के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। रुक जा बेटा, क्वेश्चंस कराऊंगा, सब धीरे धीरे सब समझ में आएगा, एक साथ कुछ नहीं आता है, टाइम लगता है यार, टाइम। मेरे भाई टाइम। सर वाई मोर फूड सप्लाई बाय मैन जो। हाँ सिंपल कंसेप्ट है, ये भी न्यूमेरिकल समझ में आएगा। बेटा हर चीज का रीजन है आकाश, हवा में बातें थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग। मेरे पास अरेंजमेंट नहीं है, जो तुम एक्सपेरिमेंट बोल रहे हो ना, जो तुम चीज बोले उस पर एक एक्सपेरिमेंट करा था, बट मेरे पास अभी अरेंजमेंट नहीं है। बना रहा हूँ एक एक्सपेरिमेंट कराऊंगा इसी पर, रस्सी के ऊपर।
चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ यार, एक्चुअली हेड डिस्चार्ज हो गए थे, आगे बढ़ते हैं। ब्यूटीफुल वर्ड जो है ना वो फीमेल के लिए लगाया जाता है, मेल के लिए नहीं लगाया जाता। प्राइम सर नहीं पढ़ाते क्या? ब्यूटीफुल जो वर्ड है ना वो फीमेल के लिए लगाया जाता है, मेल के लिए नहीं लगाया जाता। नहीं आते संदेश? चलो, आजकल एक रील बहुत वायरल हो रही है, चश्मा लगाओ ना सर। आईसीजी में नहीं यार, नहीं रूबी। चलो, हाँ हाँ, पढ़ लो चलो, स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट 2 हो गया, कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं वो देखो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, यहां तक देखो बड़ी खूबसूरत तरीके से एक चीज आप लोग सीख गए ना, ये सब एक चीज को। अब इनके कुछ देखो, ध्यान से सुनना, जो टेंशन में जो प्रॉब्लम आ रही है ना बच्चों को, ये सब क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर होगा। चलो देखो, अब इससे क्वेश्चंस लगाते हैं बेटा। देखो ये रहा, चलो अब देखो ये बक्सा है एक, है ना? अब इसका मास मान लेता हूं है कितना, 3 kg, और ये है 4 kg। ये बताओ, चलो बताओ, ये है। आपसे पता है क्या पूछ रहा है कि फाइंड द टेंशन T1 एंड T2। लेकिन एक कहानी है सवाल के अंदर। कहानी क्या है सवाल के अंदर प्यारे बच्चों, कि आपको पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन। सवाल को करने से पहले मेरी बात को सुनना। मैं आपको जो वर्ब एनर्जी पढ़ा रहा था, या कई 2-3 बार मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशन का जिक्र किया, 3-4 बार इक्विलिब्रियम वर्ड, संतुलन अवस्था को पढ़ाया है मैंने। ये जो मैं सवाल करा रहा हूं जितने भी, कि जितने भी सवाल हैं टेंशन निकालने के लिए, तो बोला जाएगा कि जो पूरा सिस्टम है ये, सुनना, एक एक बात को बारीकी से सुनना और समझना। सुनना कि ये जो सिस्टम आपने देखा है ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है कि यहां पर कोई बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब जो टोटल फोर्स है वो 0 है। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन, संतुलन अवस्था, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है बेटा संतुलन अवस्था। बात समझे या नहीं समझे बताओ? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर इस सिस्टम पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। एक्स जैसे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जितनी भी डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है उनका सब का सम क्या है, 0। मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब हुआ कि एक्स डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, जेड डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, उन सभी का जो सम है ना वो 0 होता है। ये है। तो पहली बात, मैं बोलूं या ना बोलूं ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इन सभी में बेटा, जब आपको टेंशन निकलवाएगा तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन दे रखी होगी। मतलब ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब यहां पर कोई फोर्स जो है, फोर्स का जब सम है वो 0 होगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा फोर्स बाहर से नहीं लग रहा होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द टेंशन। सवाल की समझ गए? फाइंड द टेंशन, तनाव बताइए, टेंशन फोर्स बताइए क्या होगा। टेंशन फोर्स T1 एंड T2, T1 एंड T2 ये पूछ रहा है। उदाहरण के तौर पर अब इस कंसेप्ट को ध्यान से देखना।
ध्यान से देखना। हाँ, साम्य अवस्था वही संतुलन अवस्था, साम्य अवस्था वही होता है बेटा। देखो समझो हुआ क्या। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एफ बी डी आना चाहिए। एफ बी डी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। एफ बी डी का मतलब जानते हो, फ्री बॉडी डायग्राम। चलो, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो तो पहले हमें एफबीडी का मतलब एफबीडी को सीखना है, कैसे एफबीडी बनाया जाता है। ओ राम 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 राम। चलो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेटा एफबीडी बनाना होगा। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने 11th में इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है, तो पहले वो एफबीडी सीखेंगे है क्या, और एफबीडी सीखेंगे फिर बाद में आप बिना एफबीडी के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो पहले एफबीडी सीखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्लियर। देखो होता क्या है कि ये रहा पैर। एफबीडी का मतलब है कि जो आपको बक्से दिए हैं इन बक्सों को अलग अलग बना लो, फ्री कर दो एकदम। एक फ्री मतलब आजाद कर दो। आजाद परिंदे तुझे आजाद कर दिया, अपने जीवन से तुझे बाहर कर दिया। तो क्या करा हमने, इसको बाहर कर दिया, मतलब मुक्त कर दिया, बांधा नहीं है, बेड़ियों में नहीं बांधा है हमने, इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो एक बक्सा तो ये रहा, ठीक है, और 3 kg वाला ये, और एक बक्सा ये रहा। ये कहानी है, बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। अब देखो ध्यान से, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। अब सुनना सब लोग ध्यान से, इस बक्से की वजह से ऊपर वाली रस्सी में मान लो टेंशन लगेगा T1, टेंशन लगेगा T1, और इस बक्से की वजह से नीचे वाली रस्सी में भी तो टेंशन लगेगा कुछ, टेंशन T2। क्योंकि हमने कहा था कि जो टेंशन है ना वो बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, समझे मेरी बात को, क्लियर। तो जैसे मान लो यार, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं कि एक ये बोतल है, राइट, और एक बोतल से मैंने इमेजिन करना, इमेजिन करना, देखो इमेजिन करना, जैसे मान लो एक बोतल ये वाली है, एक बोतल है ये वाली ये, और इन दोनों को रस्सी से बांध दिया, और ऊपर वाली बोतल को भी रस्सी से बांध दिया। तो अब बताओ यहाँ जो बीच में, यहाँ जो बीच में, इन दोनों के बीच में जो रस्सी बंधी हुई है, क्या उस पर टेंशन नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी, सिंपल सी बात है। अब होगा क्या, तो T2 टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा? और अब इसमें एक ही रस्सी है तो यहां पर इसमें टेंशन T2 लगेगा। क्यों? क्यों टेंशन सेम लगेगा? क्यों?
क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि मासलेस की कंडीशन में बोलूं या ना बोलूं आपको समझ में आना चाहिए कि मासलेस की कंडीशन है, अपने सिलेबस में मासलेस ही पढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत। अब कुछ नहीं करना है, हो गया। देखो एम जी कहाँ लगेगा, नीचे। एम बोलो तो 3, जी बोलो तो 10, तो 30। ठीक है, ये यहां पर एम जी कितना लगेगा बताओ, 4 × 10 40, 40 न्यूटन। अब आप सब जानते हैं बेटा फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, देखो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ बराबर एम ए। ठीक है, आप एक बात देखिए, ये टेंशन भी एक टाइप का फोर्स है और एम जी भी ग्रेविटी फोर्स है, ये भी एक टाइप का फोर्स है। तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पर फर्क पड़ेगा। ये दोनों फोर्स एक ही दिशा में, इनको जोड़ दो, जो फोर्स एक ही दिशा में उनको जोड़ दो, तो T2 + 30। और जो फोर्स ऊपर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको बराबर लिख दो, T1 के बराबर। हो गया। अच्छा यहां से देखो, एक ही फोर्स ऊपर लग रहा है, एक ही फोर्स नीचे लग रहा है, मतलब यहां से मैं T2 बराबर कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा ना। और T2 की वैल्यू यहाँ 40 पुट कर दो। T1 मुझे बताओ कितना मिल गया, 70 मिल गया T1। अब देखना ध्यान से समझना, मतलब यहां पर जो टेंशन T1 लगेगा वो कितना लगेगा, 70 न्यूटन। और यहां पर जो टेंशन T2 लगेगा वो कितना लगेगा, 40 न्यूटन। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल करके दिखाता मैं इस बात का तुम्हें, सबसे ज्यादा टेंशन हमेशा कहां लगेगा, सबसे ऊपर वाली रस्सी में। और देखो यहां क्या लग रहा है, टेंशन कम, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली रस्सी में इस वाले बक्से का, ये वाले बक्से का मास है और ये वाले बक्से का मास है, इसलिए ऊपर वाली में हमेशा टेंशन ज्यादा होगा। एक नीचे और लटका दूं ना एक बक्सा, तो फिर उसमें यहां बढ़ जाएगा, वहां कम हो जाएगा, वहां सब ऊपर वाली में हमेशा सबसे ज्यादा रहेगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई, ये बताओ, बोलो हाँ के ना। अब बताओ सवाल, ये फ्री बॉडी डायग्राम आसान है ना समझने के लिए, और जब जैसे प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी तो फिर आपको फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जब आपको ये कब होगा, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तब। आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन, एक सवाल आपको दे रहा हूं। सर आप तो पीछे बताए थे कि T1 बराबर T2 होगा, यहां तो इक्वल ही नहीं है। रट लिया है मुझे लग रहा है, T1 T2 बराबर होंगे। मैंने कब बोला था कि T1 T2 बराबर होंगे, ये बताना, कब होंगे बराबर ये बताना। एक ही रस्सी में, एक ही रस्सी में, और वहां क्या है, यहाँ T1 लग रहा है, यहाँ T2 लग रहा है, क्या ये बराबर होंगे, कभी देखना। यहाँ एक ही रस्सी में तो ये सभी फोर्सेस बराबर होंगे, लेकिन ये देखना, क्या ये T1 और ये T3 बराबर है, नहीं है। मतलब मेरे भाई आकाश सिंह, मूर्ख आकाश सिंह मेरे भाई, देख देख, यहां टेंशन लग रहा है T1, और इसकी वजह से यहां टेंशन लग रहा है T2, और इसकी वजह से यहाँ टेंशन लग रहा है T2 इस वाले की वजह से। तो ये वाला टेंशन, ये वाला टेंशन तो बराबर होगा क्योंकि मास लेस है। लेकिन क्या मैंने ये बताया था कि ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन बराबर होगा, अलग अलग रस्सियां तो बराबर कैसे हो जाएगा। बोलो, एक सवाल और करते हैं, बताना। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हो गया ना। अगला सवाल, सवाल है अगला। ये है 4 kg, और ये है 5 kg। बताओ टेंशन, यहाँ टेंशन मान लेते हैं T1, और इसकी से टेंशन T2, और वही सेम कहानी जो पहले सवाल, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और मासलेस की कंडीशन है। बताइए फाइंड T1 एंड T2। T1 एंड T2 क्या होगा, सेम सवाल है, बताओ, सॉल्व करो बेटा। बताओ बेटा,
अब तो आसान है, सेम सवाल है, बस वैल्यू बदली है मैंने मेरे भाई। बताओ। चलो, हो गया। आंसर आ गया 90 और 50, देख लेते हैं। एफबीडी करके कराए सॉल्व, मैं डायरेक्ट कर दूं। चलो देखो, पहली वाली रस्सी, mg कहां लगेगा, नीचे। mg कितना लगेगा, 40। T2 भी नीचे लग रहा है, तो पहली वाले केस में देखो T2 प्लस 40 बराबर T1 के। इक्वेशन नंबर 1। mg कहां लगेगा, नीचे, 50। T2 के बराबर। T1 50 यहां पुट कर दूंगा, 50 40 90, तो T1 90 आ जाएगा। देखो ये आसान से मेथड है, पहले कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है ये, बस पहले सीख लो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। 90 और 50। अब आपको पता है ये वाला टेंशन देख लो, यहां पर हमेशा ऊपर ऊपर वाली रस्सी में टेंशन ज्यादा होगी ना, कि 90 और 50। हाँ ठीक है। कुछ नहीं है, आसान है सब। ठीक। एक बढ़िया सवाल कराता हूँ आपको मैं। अच्छा सवाल है, एक देखो, ये नीट का सवाल है, एक पूछा गया, बड़ा अच्छा सवाल है, तुम लोग सॉल्व कर लोगे, देखो कराता हूँ। देखो, ये 4 kg है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, फिगर बना देता हूँ पहले मैं। ठीक है, ये 4 kg है, बोल रहा है कि फाइंड द टेंशन, और सवाल में उसने टेंशन दिया भी है, यहां लग रहा है टेंशन T1 और यहां लग रहा है टेंशन T2, और ये वाला एंगल आपको 45 डिग्री भी उसने दे रखा है, ये है, देख लो। ऑप्शन दे दूं, T1 T2, ऑप्शन क्या दूं मैं आपको, बताओ।
T1 और T2 बताओ क्या होगा, सवाल तो क्लियर हो गया ना। ये पूछ रहा है T1 और T2 क्या होगा, बताओ। बताओ बताओ बताओ, क्या आंसर होगा इसका। बोलो। एंगल दे दिया यहाँ पे, सीधा सीधा पता लग रहा होगा कंपोनेंट बनेंगे, दिमाग कुछ नहीं लगाना, हल्का सा दिमाग लगाना है। T1 20, T2 भी 20, 20 न्यूटन आएगा सर। जया सृष्टि 20 20, महेंद्रा 20 40, टू बी 20, आकाश 20 20, महेंद्रा 20 40, 20 और 40। हाँ भाई, खुशी नहीं देखी जा रही। जीवन में खुश रहना सीखो। देखो एक लड़का ये सही लिखा है, पवन कुमार ने आंसर सही दिया है शायद, सूर्य प्रकाश का आंसर शायद गलत है। कोई बात नहीं, राजकमल आंसर। अब देखो समझ में आया कुछ, मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना। देखो ध्यान से, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, कोई दिक्कत, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा 45, ये। एक काम करो, एक बात बताओ, एम जी कहाँ लगेगा, ये तो सीधा सीधा है, 40 न्यूटन। एन ऊपर लगेगा, ये एंगल 45 डिग्री है, तो बेटा इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ऐसे ऊपर और एक ऐसे। बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। इसका क्या हो जाएगा, अगर रिजल्टेंट T2 है तो इसका क्या बन जाएगा, T2 cos 45 बन जाएगा ये, और ये क्या बन जाएगा, T2 sin 45। बोलो इस बात में इसे कंपोनेंट तोड़ दिए हमने। देख, ये वाला T1 कहाँ लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है, और ये वाला T2 sin 45 की दिशा में लग रहा है, अपोजिट। दोनों फोर्स ही हैं, तो क्या लिख देंगे, बराबर लिख देंगे। तो T1 बराबर T2 sin 45। तो मुझे T2 निकालना है बस। देख, ये एम जी नीचे लग रहा है, ये वाला भी फोर्स, और ऊपर वाला फोर्स कहाँ लग रहा है, ये लग रहा है, ये। इन दोनों को बराबर लिख दूंगा, तो T2 cos 45 बराबर 40। तो T2 बराबर क्या आ जाएगा, 40/cos 45, 40√2 है ना, वही आ गया। अब इसी को देखो, अगर क्या इस वैल्यू को ले जाके T2 को यहां रख दूंगा, क्या आ जाएगा बताना। 40/cos 45, और cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम होती है, खत्म कहानी। 40 न्यूटन आ गया।
ये नीट का सवाल है, देख लो, आसान से क्वेश्चन है। इसको देखना चाहो तो 40/40√2 आ जाएगा, T2 और ये T1 इतना आ जाएगा। कुछ है, आसान क्वेश्चन है। क्लियर, चलो, ये सब हमने इनके क्वेश्चंस को करा है, बेसिक बेसिक सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। तो टेंशन की जो भी कहानियां थी, लेकिन अभी टेंशन पर और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि अब हमने बेसिक जानकारियां फोर्सेस के बारे में पढ़ाई कर ली है बेटा। अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो न्यूटन के लॉ पढ़ेंगे। न्यूटन का पहला लॉ, न्यूटन का दूसरा लॉ, और बेटा न्यूटन का तीसरा लॉ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ। सेकंड लॉ जो न्यूटन का पहला लॉ है बेटा, वो फोर्स की परिभाषा देता है, ये भी आगे पढ़ाऊंगा। न्यूटन का सेकंड लॉ फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी बल का परिमाण देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देता है। और न्यूटन का थर्ड लॉ बेटा डायरेक्शन ऑफ फोर्स देता है, दिस डायरेक्शन बताता है, फोर्स की दिशा बताता है। पहले दो सवाल 2017-18 में लगातार बैक टू बैक एयरफोर्स ने पूछे हैं कि बताइए न्यूटन का पहला नियम फोर्स के बारे में क्या बताता है, या सेकंड लॉ क्या बताता है। ये सवाल नेवी और आईसीजी यानी कोस्ट गार्ड ने भी पूछे हैं। लेकिन जब आप न्यूटन का सेकंड लॉ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तब इसके सवाल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, इसके ये वाले टेंशन वाले। तो अभी हमने जो सवाल पढ़े ना वो बेसिक पढ़ा है, एकदम बहुत आसान आसान सा सवाल। इसका ठीक ठाक सवाल आता है आपका न्यूटन के सेकंड लॉ में, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर। मैं आपको न्यूटन सेकंड लॉ कराऊंगा, उसके बाद देन इसके फिर से सवाल आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, देखो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पूरी कोशिश की है कि आप बारीकी से बेटा एक एक चीज को समझ पाओ। मेरे लिए टाइम का, आप भी समझ रहे हैं टाइम का अभाव है, क्योंकि एग्जाम बहुत कम समय में, लेकिन मैं फिर भी कुछ भी कटौती नहीं कर रहा हूँ। और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊं, उतना पढ़ाऊं कि पेपर को फोड़ के आ जाओ आप अच्छे तरीके से। हाँ चंदन, आज शाम को 8 बजे से हमारी क्लास है। आज अनाउंसमेंट होगा कैसे कब कब कैसे होगा, और प्रैक्टिस कराना कल से स्टार्ट हो जाएगा। क्लास 8 बजे से यूट्यूब चैनल पर है, डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज, ठीक है, वो आप देख लेना, ठीक है। चलो क्लियर, तो आज के लिए बेटा इतना ही। अब हमारी मुलाकात 8 बजे होगी, और हम आप लोग 8 बजे यूट्यूब चैनल डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज पर जा सकते हैं, वहां हम लोग मुलाकात करेंगे। यूट्यूब चैनल है डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज, 8 बजे शाम को, आज टुडे यहाँ पर प्रैक्टिस होगी, है ना, आज से। अब यहाँ से आगे की कहानी बेटा कल हम डिस्कस करेंगे, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि कल आपके इस चैप्टर को मैं पूरा खत्म कर दूं, क्योंकि अब मुझे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ बस एक्सप्लेन करना है, उनके क्वेश्चंस भी लगवाने हैं। तो ऑलमोस्ट कल मैं खत्म कर दूं, मेरी पूरी कोशिश है। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया तरीके से चीजों को समझ पाए होंगे, अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाए होंगे। हाँ ऑलमोस्ट वही संदेश, ठीक है सचिन, बस, ठीक है बेटा। तो फिर हमारी मुलाकात ठीक शाम को 8 बजे होगी। पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।